Hello students, I am Dr. नीलम पांडे फ्रॉम इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे और इंडियन हिस्ट्री में पहला जो हमारा यूनिट है उसकी पहली टॉपिक है किंगशिप इन द रामायण एंड महाभारत। यानी रामायण और महाभारत पीरियड में किस तरह की किंगशिप थी। इसमें हम देखेंगे राजा का, युवराजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता था, उनके ड्यूटी क्या होते थे, इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किंगशिप है क्या, तो इसका कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री हम इसका देखेंगे किंगशिप का। किंगशिप मीन्स हेरिडेटरी रूल। इन अदर वर्ड्स, इन किंगशिप आफ्टर द डेथ ऑफ द सेम फैमिली किंग, generally the eldest son of the king becomes the king. The system of kingship is a contribution of Aryan joint family system. The concept of king is derived from the Vedic literature and later well advocated in the post-Vedic literature. As the king was considered as the representative of the god, he is well supported by the people. However, along with the practice of kingship, other forms of governments like republics was also prevalent, in which people used to choose their representative by public opinion, but this system was not prevalent on large scale, and ultimately kingship was the well recognized form of the government during the Ramayana and Mahabharat period. स्टूडेंट्स, ये किंगशिप क्या है? तो किंगशिप में हम ये देखते हैं कि ये एक हेरिडेटरी रूल है जिसमें राजा की मृत्यु के बाद उनका इल्डर जो सन होता था, बड़ा पुत्र होता था, वो राजा बनता था। और इस सिस्टम का जिक्र हमारे वैदिक लिटरेचर में या वैदिक लिटरेचर, पोस्ट वैदिक लिटरेचर है, इन सब में इन सब चीज़ का जिक्र हमें मिल जाता है। चूँकि राजा को गॉड का उत्तराधिकारी माना जाता था, रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, इसलिए जो जनता होती थी, प्रजा होती थी, उनको पूरा सपोर्ट करती थी शासन करने में। इसके अलावा किंगशिप तो उस वक्त सिस्टम में था ही, लेकिन यहाँ हम उस पीरियड में हम देखते हैं कि कुछ रिपब्लिक्स स्टेट्स भी थे जिसमें राजाओं का चुनाव उत्तराधिकार यानी कि इल्डर सन के आधार पर नहीं, उनका बड़ा पुत्र है इस आधार पर नहीं, बल्कि जनता जिनको चुनती थी उस आधार पर भी राजाओं का चुनाव होता था। लेकिन ये सिस्टम प्रैक्टिस में कम था। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो किंगशिप है वही प्रैक्टिस में था, यानी कि राजा का बड़ा पुत्र है वही उत्तराधिकारी माना जाता था। अब हम देखेंगे किंगशिप ड्यूरिंग द रामायण पीरियड। In the Ramayana, we see that relevance of a state depends upon the existence of the king, and expansion of a state depend upon the power of the king. Its author Maharshi Balmiki has dealt the 7 organs of the state: Swami, Amatya, Janpad, Durg, Kos, Dand, and Mitra. Guru Vasisht says king should always aware of the 7 parts of the state. Balmiki believes in monarchy and consider the king as most important limbs of the politics. The king is the promulgator of truth and dharma. He is also the protector and well-wisher. Balmiki subscribes 3 principles regarding the appointment of the king: rule of seniority, position of quality and capability, appointment with the consent of the people and state representatives. स्टूडेंट्स, रामायण की स्टोरी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसकी स्टोरी में न जाकर के सीधे हम उसकी किंगशिप में ही चलते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं कि रामायण में बताया, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रचना है और वाल्मीकि जी बताते हैं कि स्टेट के 7 आधार हैं। स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है और मित्र है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो राजा है।
ठीक है। तो इन सातों ऑर्गन्स के बगैर एक स्टेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और राजा क्या है, तो वो राजा धर्म का अवतार माना जाता था। और वाल्मीकि ये भी कहते हैं कि सिर्फ किंगशिप में हम एक राजा का बड़ा पुत्र है उसे ही उत्तराधिकारी नहीं मान लेंगे, बल्कि उसमें वो सीनियरिटी तो देखी ही जाती थी, उनकी क्वालिटी भी देखी जाती थी कि वो राजा बनने के योग है या नहीं है, उसमें राजा बनने की क्षमता है या नहीं है। इसके अलावा रामायण में हम ये देखते हैं कि राजा दशरथ जब राम को युवराज बनाना चाहते हैं तो वो अपनी प्रजा से इसकी सलाह मशवरा भी करते हैं कि क्या राम युवराज बनने के लायक है, क्या मेरे बाद राम में एक राजा बनने की क्षमता है। तो इस चीज़ को वो अपनी प्रजा से भी परामर्श लेते हैं। यानी राजा अपनी मनमानी नहीं करते थे युवराज के चुनाव में या अपने उत्तराधिकारी के चुनाव में, अपनी प्रजा से और जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे अपने स्टेट के, उनसे भी राजा परामर्श लिया करते थे। किंगशिप ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। Mahabharata, one of the greatest epics, elaborately deals with the kingship and various issues of the statehood. According to Bhisma, the king is divine because he observes dharma, but he is not a representative of God. His divinity depends on his good conduct. He himself is accountable for his action, and his orders are to be carried out only so long as he act in accordance with law, like dharma. The king himself is bound in the pale of Rajdharma. There is no doubt that the office of the king was hereditary and throne goes to elder sons. But quality and capability were also never be ignored, as it happened in the case of Puru, Shantanu and Pandu. This practice was not used in general conditions, and even people were protested against the decisions. When king justified the reason, subjects accept the successors. It proves that the kingship was hereditary and go on the behalf of eldest son mostly. In the Mahabharata, several types of king and kingdoms have also been mentioned, like Bhajan, Bhoj, Ekrat, Virat, Shamrat, according to their positions and status. स्टूडेंट्स, महाभारत की भी कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी हुई ये ग्रंथ है। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि राजा को भगवान का उत्तराधिकारी माना जाता था, इसमें भीष्म क्या कहते हैं कि राजा में दैवी गुण होता है, लेकिन राजा भगवान या भगवान का उत्तराधिकारी नहीं होता है। और वो अपने दैवी गुण इसी पर उसके डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या गुड कंडक्ट है। वो अपनी अच्छाइयों और अपनी विशेषताओं की वजह से दैवी गुण पाता है, न कि वो ईश्वर है या ईश्वर का रूप है। इसके अलावा राजा क्या है, वो अपने धर्म का पालन करता है और राजा अपने राजधर्म की मर्यादा में ही बंधा हुआ है। वो राजधर्म की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किंगशिप वो हेरिडेटरी थी, लेकिन और बड़ा पुत्र ही राजा बनने के लायक समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं, जैसे पुरु हैं, शांतनु हैं, पांडु हैं। ये अपने बड़े नहीं थे अपने वंश में, लेकिन फिर भी इनको किसी कारणवश कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनको छोटे होते हुए भी उनको राजा बनाया गया। शांतनु के बारे में हम देखते हैं कि वो तो स्कूल के थे भी नहीं, वो प्रजा की ही एक संतान थे, लेकिन उनमें उनके युवराजों के बनिस्पत राजा बनने की क्षमता अधिक थी, इसलिए उनको राजा बनाया गया। इसके अलावा जब राजा ये डिसीजन लेते हैं कि हम शांतनु को या पुरु को राजा बनाएंगे, पुरु एल्डर सन नहीं है फिर भी, शांतनु उनकी संतान नहीं है फिर भी, तो जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। लेकिन जब राजा अपना रीजन देता है और सही कारण बताता है इनको युवराज चुनने का, तो प्रजा संतुष्ट होती है और फिर संतुष्ट होती है, फिर राजा इनको अपना युवराज घोषित करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये एक जो राजा के उत्तराधिकार का चयन होता है
वो किंगशिप के तहत आता है, लेकिन इसमें कुछ समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें राजा बदलाव करते थे। उसके अलावा महाभारत में हम ये देखते हैं कि वो अपनी जो राजा की पदवियां होती थीं, वो बहुत सारी पदवियां धारण करते थे, जैसे भाजन है, भोज है, एकराट है, विराट है, सम्राट है। ये अपनी स्टेटस और पोजीशन के अकॉर्डिंग ये लोग धारण करते थे। ड्यूटीज ऑफ द किंग, अब हम देखेंगे कि राजा की ड्यूटी क्या होते थे, उनका कर्तव्य क्या होता था। तो इन द स्टेट किंग वाज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ही ऑलवेज engaged himself in public welfare as well as sustaining and protecting the people. The king was the cause of mental development, good conduct, dignity and greatest happiness of the people. A good king is the embodiment of all good qualities. He is truthful, forgiving, brave, and one who never diverts from the path of truth. A true king who has conquered anger and other tendencies and has faith in the teaching of religious texts and always persists the four ends of life like dharma, earth, काम and मोक्ष. Such a good king is skilled in the art of war. In the Ramayana and Mahabharata, various duties of the king has been elaborated in this period. King have used to sacrifice their everything, means of all happiness, and even queen for the welfare and satisfaction of the subjects. In the Shanti Parva of Mahabharata, it is well described by Bhishma. Students, ये जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, अगर हम ये क्लास में पढ़ रहे होते तो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से इन कहानियों को सुनते हुए सुनाते हुए हम इन सब चीज़ों को पढ़ते। लेकिन चूँकि ये वीडियो में ही हमें पढ़ना है तो इसमें शॉर्ट तरीके से ही थोड़े से हमें आपको समझाना पड़ रहा है कि राजा की ड्यूटी क्या होती है। राजा को आपने खुद ही देखा रामायण में कि राम अपनी प्रजा की संतुष्टि के लिए, वेलफेयर के लिए अपनी रानी तक का त्याग कर देते हैं, और राजा अपनी प्रजा के सिर्फ खुशियों के लिए ही, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए अपना काम कर रहे हैं। राजा को एक युद्ध में भी निपुण होना होता है, और इस राजा एक गुड कंडक्ट और डिग्निटी मेंटेन करके, क्योंकि प्रजा उनको फॉलो करती है, तो राजा अपने गुड कंडक्ट को मेंटेन करके रखते हैं ताकि प्रजा हमसे कुछ सीखे। वो अपने प्रजा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसके अलावा महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक राजा के कर्तव्य का वर्णन किया है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, उनकी ड्यूटी क्या होती है। इस तरीके से ये आपका ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य ने स्टेट के बारे में क्या कहा है, इसको हम लोग देखेंगे। Thus we find that kingship was hereditary during the period of the Ramayana and Mahabharata. Monarchy was the prevalent form of government. However, other forms like democracy was also in use and people elected their representatives. But its instances are a few in the Ramayana and Mahabharata period. Normally, kingship was hereditary and throne goes to the eldest son of the family. This tradition is also prevalent till date among the joint family in case of guardianship of the family. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत पीरियड में किंगशिप जो थी वो अनुवांशिक ही मानी जाती थी, उत्तराधिकार को ही दिया जाता था, और यही ट्रेडिशन आगे भी बढ़ा है। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौटिल्य के देखेंगे और उनके स्टेट के बारे में देखेंगे कि उन्होंने स्टेट के बारे में क्या लिखा है। थैंक यू।